हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी पुलारा आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में टेंसर के बारे में बताऊंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसर क्या होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें क्या चाहिए? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नंबर पढ़े थे, रियल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, रियल नंबर लाइन जिसे कहते हैं। नंबर लाइन पर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक लाइन है ये, इस लाइन में एक हम 0 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, तो ये 1 2 3 ये हो जाएंगे। बाकी 0 और 1 के बीच में सारे जो पॉइंट हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, और सो ऑन, -1 इधर को चलता रहेगा। तो यानी हमको 1 डायमेंशनल स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक लाइन की आवश्यकता पड़ती है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजनरी पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई x प्लस आई वाई आयोटा, ये x क्या कहलाता है? रियल नंबर, रियल पार्ट, और y क्या कहलाता है? इमेजनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट। ये x और y दोनों रियल होंगे अपने आप में, और i आयोटा हो गया। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक 2D प्लेन या 2 डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे ये आपका 2 एक्सिस होंगी इसमें, एक तो रियल एक्सिस हो गई है, रियल एक्सिस, और दूसरी जो है क्या हो जाएगी? इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी। जो x रियल पार्ट है तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे सपोज ये x है वैल्यू, और ऐसी, और इमेजनरी पार्ट जो है इमेजनरी एक्सिस में पार्ट। ठीक, यहाँ से एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हमने, और इमेजनरी एक्सिस के पैरेलल लाइन तो यहाँ पर मीट कर रही। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x, y, या x प्लस आई वाई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्लेन की आवश्यकता हो रही है हमको जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यानी ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के। अब क्या है, हमें ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है जिसके क्या है? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं। तो हम, जैसे कि आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, तो वेक्टर के को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या है? 2D प्लेन एज वेल एज 3D प्लेन। अगर 3D वेक्टर है तो 3D प्लेन की आवश्यकता होगी, 3D स्पेस की आवश्यकता होगी, और अगर 2D वेक्टर है तो 2D स्पेस की आवश्यकता होगी। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में? तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x y z हैं, 3 डायमेंशन है। तो ये पॉइंट P है, x y z। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर इसका बनेगा वो क्या बनेगा? x i y j प्लस z के इसका पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर मतलब कि हमने जो है क्या किया, 3 एक्सिस के हमको रेफरेंस एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होगी। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस मान लीजिए, ये z एक्सिस हो गया। तो ये पॉइंट x y z हो गया विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा? इसको ज्वाइन कर देंगे, ये OP क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका, x y z। अब हम, ये तो 3 कोऑर्डिनेट जिसके हैं उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के या 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसका 3 डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट है जिसके 4 कोऑर्डिनेट हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसमें 4 हो जाएंगे, x y z, एक अदर कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। तो अब ये इतने सिंबल हम इनको देंगे, जैसे 5 कोऑर्डिनेट हो गए, या n डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो n कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इनको रिप्रेजेंट करने में हमें क्या होती है कि इतने आप जो है अल्फ़ाबेट्स कहाँ से इसको देंगे? तो हम क्या करते हैं
कि इनको जो है सिंबल देते हैं इनको रिप्रेजेंट करने का। जैसे x को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, x को x1 से, और y को रिप्रेजेंट कर दिया x2 से, z को रिप्रेजेंट कर दिया x3 से। तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, x2, x3। ये 1, 2, 3 जो है ये पावर में नहीं है x के, इसका मतलब x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब नहीं है। इसका मतलब क्या है, x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सिंबल है। और x2 क्या है, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए सिंबल है। और x3 क्या है, z कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए सिंबल है। ये क्या कहलाते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाते हैं, इंडेक्स या सुपर स्क्रिप्ट कहलाते हैं। तो ये है ऐसी 4 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, फिर 4 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2, x3, x4, ये 4 डायमेंशन हो जाएगा। और हम बात करते हैं n डायमेंशनल स्पेस की। अगर n कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, तो उसको हम n डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट 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 कितना हो जाएगा, x अप टू xn तक हो जाएगा। तो ये है n डायमेंशनल स्पेस में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट जिस स्पेस में भी रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, n डायमेंशनल स्पेस कह देते हैं हम। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन था कि पॉइंट का किस किस में हम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंसर में हम जब भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट में हम जो है क्या देखेंगे, इस इंडेक्स देंगे 1, 2, 3, 4, 5 n, इस प्रकार से। तो ये था n डायमेंशनल स्पेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जैसे ये है x कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। हमने इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है xi प्लस yj प्लस z के। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम 2D की बात करते हैं, x कोई वेक्टर है xi प्लस yj, तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट के में x कितना हो जाए, r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j। ये दोनों एक ही सेम चीज़ है। देखो अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिर्फ जो है एक पोलर कोऑर्डिनेट में है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। यानी पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, r और थीटा हो जाएंगे। r और थीटा जो है हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में भी कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। देखिए x और y और इनमें क्या, जैसे हमने मान लीजिए ये है 2D प्लेन, यहाँ पर x और y इसके कोऑर्डिनेट हो गए और पोलर कोऑर्डिनेट हो गया r थीटा। तो इसका मतलब r ये हो गया और ये थीटा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये x हो गया हमारे पास और सिमिलरली ये y हो जाएगा। तो r को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x लिख सकते हैं। यानी r किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, और थीटा किसका है, ये भी x y का फंक्शन है। तो ये जो दोनों एक फंक्शन है। इसी प्रकार से हम उल्टा भी लिख सकते हैं, x को r का फंक्शन और y को r थीटा का फंक्शन। और ये तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। ये हो गया। अब जनरल हम इसको ये कंसिडर करते हैं, अगर मान लीजिए मैं उस टेंसर सब सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में इनको लिखूं कोऑर्डिनेट को, तो ये x1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा r हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 बार, क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग r है यहाँ, तो x1 बार हो जाएगा। और ये cos, ये कितना हो जाएगा, थीटा x2 बार हो गया, ये हो गया। और ऐसी y को क्या लिख सकते हैं, x2 x1 बार साइन x2 बार, ये हो गया। यानी x1 किसका फंक्शन हो गया, x1 बार और x1 फंक्शन हो गया किसका, x1 बार और x2 बार का, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसी x2 भी किसका, x1 बार और x2 बार का फंक्शन हो जाएगा। और ऐसी r क्या है हमारे पास, r x1 बार है, तो x1 बार ये किसका फंक्शन, xy का फंक्शन हो जाएगा, xy। और जो x2 बार है
ये भी किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई का फंक्शन हो गया। ये इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में हम इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कार्टेशियन से पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसको ट्रांसफॉर्म किया। देखिए आप जनरलाइज हम इसको लिखते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट एन डायमेंशन स्पेस में लिखते हैं। मान लीजिए एन डायमेंशन स्पेस में एक पॉइंट किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये है एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ये कोऑर्डिनेट हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पॉइंट के, और दूसरे कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सेम पॉइंट के, पॉइंट सेम है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 बार x3 बार डॉट 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 x बार n। n डायमेंशनल है, कैपिटल N। ये है, ये कोऑर्डिनेट है। तो अब इसका हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी ये इन कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा x1 बार किसका फंक्शन था, एक्स वाई का फंक्शन था, अभी थोड़ी देर देखा, किसका फंक्शन हो जाएगा वो। यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम कि x1 बार ब्रैकेट में x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ये इसका मतलब क्या हुआ, x1 बार जो है किसका फंक्शन है, ये x1 बार इंटू में नहीं है इसके, बल्कि ये क्या शो कर रहा है, पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या शो कर रहा है, x1 x बार 1 जो है किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn का फंक्शन है, ये शो कर रहा है। ऐसे यानी एक रिलेशनशिप होगा, जैसे हमने देखा था आर और थीटा के लिए, तो आर क्या था, अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक रिलेशनशिप था, और ऐसे थीटा क्या था, tan इनवर्स y अपॉन x था, y और x और थीटा में। सिमिलरली ये भी जो है इसका ये फंक्शन होगा। ऐसी x2 बार को हम x2 बार x1, ये भी क्या होगा, x2 x3 डॉट 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 xn का फंक्शन होगा। और ऐसी कितने कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ऐसी n डायमेंशन स्पेस है तो n कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। n किसका फंक्शन हो जाएगा, n x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इसका फंक्शन हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम जो है। अब इनको जो है, ये जो रिलेशनशिप हैं ये n इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हुए। इन रिलेशनशिप को हम ब्रीफ में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में एक ही रिलेशनशिप से हम जनरल रिलेशनशिप से दिखा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स आई बार इक्वल टू इज फंक्शन ऑफ एक्स आई बार x1 x2 डॉट 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 x3 डॉट 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 xn, ये हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, i इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n तक होगी। देखो हम अगर 1 पुट करें x की जगह तो पहली आपको इक्वेशन आ जाएगी, पहला रिलेशन आ जाएगा। i की जगह 2 रखें तो दूसरा आ जाएगा, i की जगह 3 रखें तीसरा आ जाएगा, i की जगह n रखें तो ये आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो है, अगर जो है ये जो एक्स आई बार है ये क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और क्या है कि इसका जो है x1 x2 x3 xn के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और साथ में इसका जो जैकोबियन है वो जैकोबियन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। एक्स आई बार एक्स आई या एक्स आई बार ये क्या है, एक तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, दूसरा ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई बार विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 डॉट 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 xn एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका जो है डेरिवेटिव
तो ये अगर हैं और साथ में इसका जो जैकोबियन है डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो जैसे इसको हमने x इसमें ट्रांसफॉर्म किया था x1 x2 x3 xn को xi में हमने बार में ट्रांसफॉर्म किया, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बार वालों को भी जो है बिना बार वाले यानी पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी इसको ये सॉल्व किया जा सकता है। इसका जो सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर इसमें xi फंक्शन किसका हो जाएगा, x1 बार x2 बार डॉट 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 xn बार, ये इस प्रकार से ये। तो ये दो जो इक्वेशंस हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, यानी एक विदाउट बार और बिना बार और बार वाले उसमें जो है ये क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। यानी टेंसर में जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट का एक सिस्टम से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन, ये है। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है। डिफरेंशिएशन का मतलब इसके नेबरहुड में एक पॉइंट हम लेंगे, इसके नेबरहुड में एक पॉइंट लेंगे, तो नेबरहुड में पॉइंट लेंगे तो यानी जैसे x1 कोऑर्डिनेट है तो x1 प्लस एप्सिलॉन 1 बहुत छोटा पॉइंट है, वैल्यू है छोटी जो कि 0 की ओर टेंड हो रही है, तो इसका नेबरहुड हो जाएगा। इसी प्रकार से इस कोऑर्डिनेट एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 ये है। फिर हम इसको जो है क्या करें, लैग्रेंजियन जो एक्सपेंशन है या टेलर एक्सपेंशन है उससे एक्सपेंड करें, तो हमें जो dx बार आई ये क्या मिलता है, ये क्या हो जाता है कि डेल x बार 1 पहले x1 के रेस्पेक्ट में, सॉरी आई x1 के रेस्पेक्ट में इंटू dx1 ये हो जाएगा, प्लस डेल x बार आई डेल x2 dx2 प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा। लास्ट में डेल x बार आई अपॉन डेल xn dxn ये हो जाएगा। अब इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम, समेशन वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए पूरे एक्सप्रेशन को सम में के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समेशन में क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n, सॉरी i तो ऑलरेडी है इसमें, j कर दो, j इक्वल टू 1 to n। तो ये क्या हो जाएगा, डेल x बार i अपॉन डेल एक्स जे, देखिए और dxj। देखिए अब अगर हम j की जगह 1 रखें तो पहला टर्म हो जाएगा, j प्लस समीशन साइन, j की जगह 2 रखें तो सेकंड टर्म हो जाएगा, j की जगह 3 रखें डॉट डॉट डॉट, j की जगह n रखें तो ये बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये मिल जाएगा, dxi डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो टेंसर है, टेंसर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम अपने आप को जो है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमको स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो लागू सभी के लिए क्या है, वो ट्रू किसके लिए होगा, सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रू होगा। तो द बेसिक प्रिंसिपल of tensor calculus is that we do not restrict ourselves to any one frame of reference or system of coordinates, but we seek statement which are true in all system of coordinates or in all frame of reference. That statement must be true इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, जनरलाइजेशन है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था किसका, टेंसर का। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, टेंसर की स्टडी करने से पहले कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन है। अब आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या है,
देखिए समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे अभी हमने लिखा था dxi को क्या लिखा था? समेशन j इक्वल टू 1 to n डेल एक्स आई डी एक्स बार था बार अपॉन डेल एक्स जे डी एक्स जे। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन ये कहता है कि हमको बार बार ये समेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई रिपीटेड सफिक्स किसी टर्म में, हर एक टर्म में क्या होना चाहिए? रिपीटेड सफिक्स होना चाहिए या इंडेक्स होना चाहिए या सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ रिपीटेड है, ये एक टर्म शो करता है, जेथ टर्म हो गया, ये 1 होगा तो 1 रख देंगे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म 2 हो जाएगा। तो ये जे जो है क्या है? रिपीटेड है। पहले टर्म में 1 रिपीट हो जाएगा, सेकंड टर्म में +2 रखेंगे जे की जगह तो 2 रिपीट हो जाएगा, +3 रखेंगे तो 3 रिपीट हो जाएगा। तो यानी जेथ टर्म में जे रिपीट हो जाएगा। तो ये जे रिपीट हो रहा है, तो अगर ये रिपीटेड है और उसी समेशन जो है उसी इंडेक्स पर है, यानी 1 से n तक उसी इंडेक्स में है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस समेशन को यहाँ पर हटा सकते हैं। ये देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये समेशन है, इसमें जे जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक ये क्या है? समेशन है। अगर समेशन नहीं है, कुछ और चीज़ है ये, तो एक खाली एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये सिंगल टर्म है या इसके बारे में कुछ बात कही जाएगी। परंतु टेंसर में जो है अगर इस प्रकार सा का है, तो यानी हम जे को क्या करते हैं? ये रिपीटेड सफिक्स हो गया। और अगर रिपीटेड सफिक्स में है और समेशन उसी में है रिपीटेड सफिक्स में, तो हम इसको क्या कह देते हैं? इस समेशन को हटा देते हैं और ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन कहलाता है। क्लियर? सीधी सी बात है, बस समेशन जे में से हमने हटा दिया। तो अब ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, इसमें 2 तरह के सफिक्स, हमने रिपीटेड सफिक्स कहा, तो रिपीटेड है तो अनरिपीटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 तरह के सफिक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट होते हैं। तो एक को तो हम कहते हैं फ्री या रियल सफिक्स कह देते हैं, और दूसरे को हम कह देते हैं डमी सफिक्स या अम्ब्रल सफिक्स या डेक्स्ट्रल सफिक्स। तो हम बात करते हैं फ्री या रियल सफिक्स क्या है। फ्री या रियल सफिक्स, फ्री और रियल सफिक्स। देखिए अभी हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था dxi बार इक्वल टू, पूरा एक्सप्रेशन था, उसको हमने समेशन में लिखा था, फिर आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में उसको कन्वर्ट किया था, डेल एक्स जे डी एक्स जे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसको समेशन j इक्वल टू 1 to n डेल एक्स बार डेल एक्स जे डी एक्स जे। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स 1 डी एक्स 1 प्लस डेल एक्स बार आई डेल एक्स 2 डी एक्स 2 प्लस डॉट 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 एंड डायमेंशनल स्पेस है, तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एन डी एक्स एन। ये हो गया। अब इसका हम यहाँ देख रहे हैं कि ये रिपीटेड सफिक्स है। देखिए पहले में 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, एन एन सेम है, परंतु यहाँ आई क्या है? ये रिपीट नहीं हो रहा है, अनरिपीटेड है। आई देखिए पहले टर्म में आई सिंगल है, दूसरे टर्म में भी सिंगल है, लास्ट में भी सिंगल है। तो ये जो आई है, इस आई को हम क्या कह देते हैं? अनरिपीटेड सफिक्स या फ्री और रियल सफिक्स। ये क्या हो जाएगा? आई रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स या अनरिपीटेड सफिक्स कहलाएगा। और ये दूसरा जो है, जो ये चेंज हो रहा है, उसको हम कह देते हैं डमी सफिक्स। बात करते हैं, ये रियल सफिक्स समझ में आ गया होगा। फ्री और रियल सफिक्स क्या है? जो अनरिपीटेड सफिक्स है, हर टर्म में जो है रिपीट, किसी भी टर्म में रिपीट नहीं हो रहा है। देखो आई आई इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल, सब में सिंगल है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री या रियल सफिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं डमी सफिक्स की। डमी सफिक्स, डमी सफिक्स को हम कहते हैं डेक्स्ट्रल या अम्ब्रल सफिक्स भी कह देते हैं। डेक्स्ट्रल या अम्ब्रल,
डेक्स्ट्रल या अम्ब्रल सफिक्स भी इसको हम कह देते हैं। अब देखिए क्या मतलब हुआ, जैसे हमने अभी लिखा था डी एक्स बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे डी एक्स जे, ये है। तो देखिए यहाँ पर आई तो रियल सफिक्स है, परंतु जे यहाँ पर रिपीटेड सफिक्स है, जे रिपीट हो रहा है। देखिए हर टर्म में रिपीट, देखो 1 1 हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ n, यहाँ भी n, तो हर टर्म में ये रिपीट हो रहा है, ये हर टर्म में रिपीट हो रहा है। तो जे को जो हम क्या कह देंगे, ये डमी सफिक्स कह देंगे, या डेक्स्ट्रल सफिक्स कह देंगे, या अम्ब्रल सफिक्स कह देंगे। डमी सफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जे लिखा था, अगर समेशन कन्वेंशन में हमने यहाँ जे लिखा था, जे इक्वल टू 1 to n, तो अगर मैं यहाँ k कर दूँ और यहाँ पर भी k कर दूँ, तो यहाँ पर भी k कर दूँ, तो इसकी वैल्यू में डी एक्स बार आई की वैल्यू में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। 1 रखो, देखो ये बनेगा, 2 रखो k की जगह ये बनेगा, n रखो ये बनेगा, तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए अब पहले यहाँ पर j था तब भी वही वैल्यू आई, अब हमने k रख दिया तब भी वही वैल्यू आई। तो जो डमी सफिक्स है, डमी सफिक्स को अगर हम जो है उसको चेंज कर दें तो हमारी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो डमी सफिक्स का यहाँ आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ये, इसका काफ़ी आगे यूज होगा, क्योंकि हम इसको सडनली कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था, और डमी सफिक्स में हम हमेशा आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं, परंतु रियल सफिक्स में हम आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करते। तो ये था। अब आ जाइए क्रोनेकर डेल्टा पर बात करते हैं। क्रोनेकर डेल्टा क्या है? क्रोनेकर डेल्टा डेल्टा सिंबल, एक सिंबल है ये क्रोनेकर डेल्टा सिंबल, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आई जे। इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं? अगर i इक्वल टू जे है तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, i इज नॉट इक्वल टू जे है तब 0 है। यहाँ कहीं पर जो है किसी टर्म में अगर i इज नॉट इक्वल टू जे पर 0 आ रही है उसकी वैल्यू, और i इक्वल टू जे पर 1 आ रही है, तो पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा सिंबल कह देते हैं। अब क्रोनेकर डेल्टा सिंबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। वेरिएबल्स, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तब अगर इंडिपेंडेंट ये इससे इंडिपेंडेंट, ये इससे आपस में इंडिपेंडेंट, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट, यानी डिफरेंट वेरिएबल का आपस में जो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको एक्स आई से मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो एक्स आई का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स जे के रेस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, अगर जे और आई डिफरेंट है तो ये क्या होना, 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, डिफरेंट है तो ये 0 होगा, इंडिपेंडेंट है। और यदि ये सेम है, आई और जे सेम है, यानी x2 का x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे 0 होगा यदि आई इज नॉट इक्वल टू जे है, और ये 1 होगा यदि आई इक्वल टू जे है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्रोनेकर डेल्टा आई जे। तो क्रोनेकर डेल्टा आई जे कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे। ये तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, उसमें भी फॉलो करेगा ये एक्स बार जे, ये या ये। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, क्रोनेकर डेल्टा को इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर x1 x2 जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल
का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको हम क्रोनकर डेल्टा के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी जो हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्रोनकर डेल्टा की, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्रोनकर डेल्टा आई के, क्रोनकर डेल्टा आई के ए के कोई क्वांटिटी है, ए के हम इसको लिख दें तो कितना होता है, ए आई हो जाता है, के में डमी है, ए के कोई क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी ए आई दे देगा। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, देखिए कि के यहाँ पर डमी सफिक्स है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से, तो क्या हो जाएगा, के की जगह हम क्या रखेंगे 1A1 प्लस फिर इसकी जगह 2 रखेंगे A2 प्लस डॉट 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 प्लस के की वैल्यू हमने क्या रख दिया, के की वैल्यू आई रख दी तो ए आई प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट आई एन तक हम गए, ए एन रख दिया हमने। देखिए ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या है 1 हो जाएगा आई आई और ए आई प्लस डॉट 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 प्लस 0, सारे 0 हैं सिर्फ इस टर्म को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा ए आई हो जाएगा। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्रोनकर डेल्टा आई आई इक्वल टू कितना होता है, एन होता है। तो क्रोनकर डेल्टा आई आई, और ध्यान रखिए एक बात और, यहाँ पर जो यहाँ पर आई आई हमने लिखा है इसकी जगह 1 रखा है, तो हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चौथी प्रॉपर्टी कह रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं हम, डेल्टा आई आई इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू एन डायमेंशनल स्पेस में एन की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ तो हमने एन कह दिया और यहाँ क्या रख दिया 1। इन दोनों बातों में अंतर है। यहाँ पर आई आई क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, इसमें हमने के की जगह क्या रखा है, आई रखा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है हमने जो है के को, एक सिंगल वैल्यू दे रखी है के को, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। परंतु यहाँ पर ये क्या है, आई एन वैल्यू लेगा या के एन वैल्यू लेगा यहाँ पर, तो क्या होगा आई या एन जो है 1 एन वैल्यू लेंगे आई या के, तो क्या बनेगा ये, देखिए जैसे 1 रखा हमने इसमें प्लस 2 रखेंगे प्लस डॉट 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 प्लस एन एन हम रख देंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और डॉट 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 ये भी 1 हो जाएगा। अब ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं 1 2 3 डॉट 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 कितने हैं n टर्म्स, तो ये 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n टाइम्स लिख देते हैं, तो n टाइम्स हो जाएगा, तो 1 1 को n बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यानी क्रोनकर डेल्टा आई आई की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। ये चौथी प्रॉपर्टी, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ये n हो जाएगा, तीसरी प्रॉपर्टी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, अगर 2 क्रोनकर डेल्टा सिंबल हैं हमारे पास, जिसमें जो है एक का सबस्क्रिप्ट दूसरे के सुपरस्क्रिप्ट के सेम है, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आता है, एक क्रोनकर डेल्टा आता है। देखिए कैसे, चौथी प्रॉपर्टी आई जे, अब इसका एक सबस्क्रिप्ट या एक सुपरस्क्रिप्ट दूसरे क्रोनकर डेल्टा के बराबर कर दीजिए, जैसे इसका सबस्क्रिप्ट इसके सुपरस्क्रिप्ट के बराबर रख रहे हैं, ये के हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्रोनकर डेल्टा आई के होती है। कैसे होती है, देखिए हम बात करते हैं। अब इसमें जे क्या है, डमी सफिक्स है, तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से हम जे की वैल्यू 1 2 3 4 हम पुट करेंगे। तो जे की वैल्यू सबसे पहले हमने 1 रखा, आई 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 रख देंगे, क्रोनकर डेल्टा 1 के हो जाएगा, प्लस जे की वैल्यू फिर हम 2 रखेंगे, डमी सफिक्स है ये, आई 2 क्रोनकर डेल्टा 2 के प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ऐसे रखेंगे, के की वैल्यू आई के बराबर होगी, जो आई क्रोनकर डेल्टा आई के प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वैल्यू हम क्या दे देंगे, इसको n दे देंगे, तो क्रोनकर डेल्टा आई एन और क्रोनकर डेल्टा एन के, ये हो गया। अब देखिए I1 ये कितना हो जाएगा 0, ऐसे I2 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस ये I कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इनटू क्रोनकर डेल्टा आई के हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा क्रोनकर डेल्टा आई के,
तो यानी आई जे, जे के, क्रोनिकर डेल्टा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? क्रोनिकर डेल्टा आई के होता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी इसकी जो है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी देखिए कि डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार जे इंटू डेल्टा एक्स बार जे अपॉन डेल्टा एक्स के, ये क्रोनिकर डेल्टा आई के होता है। कैसे? देखिए आइंस्टीन चेन रूल पार्शियल डेरिवेटिव से ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स के हो जाएगा, और ये कितना होता है? क्रोनिकर डेल्टा आई के होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी क्रोनिकर डेल्टा की। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको जो भी बातें बताई गई, जैसे एन डायमेंशनल स्पेस के बारे में बताया गया, और आपका कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये बताया गया, और कि जो सफिक्स क्या होते हैं, डमी सफिक्स क्या है, रियल सफिक्स क्या है, और आपका जो है ये जो क्रोनिकर डेल्टा क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे बातों को की जानकारी यहाँ पर दी गई। यदि आपको ये समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप कोई सुझाव या कोई आपकी इसमें समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।